नमस्ते, मैं हूं वंशी सूर्य और आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बस्तर के एक ऐसे एक्स नक्सलाइट हैं जो कि पहले नक्सलाइट बने ग्रुप में शामिल होने वाले। तो आइए उनसे बात करते हैं आज की स्थिति को लेकर नक्सलाइट की। जी नमस्ते। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम असली नाम पुड़ियम रामा है। जी नक्सली में जाने को बद्रीनगर नाम से जाना जाता है। जी, आप कब और कैसे शामिल हुए नक्सलिज्म में? मैं पार्टी में 87 में भर्ती हुआ था। हम्म, तो 85-86 में आंध्रा में पार्टी था। हम्म, उस समय हमारा मध्य प्रदेश था। हम्म, मध्य प्रदेश कार्यकाल में था। उस समय पहला हमारा पीपुल्स वार पार्टी का नेता कुंडापल्ली सीतारामैया था। हम्म, उनका मकसद ये था कि अपन पार्टी को विस्तार करना है, दंडकारण्य तरफ ले जाना है हम्म, कि नदी नाला पर्वत यदि आदि पिछड़ा आदिवासी जाति वनवासी जब जहाँ रहते हैं हम्म, वहाँ पार्टी को अपन विस्तार करके वहाँ से पार्टी को मजबूत करके हम्म, हम शहरों तरफ पार्टी को आगे बढ़ाना है। हम्म। ये मकसद पर उनका उद्देश्य पे आए थे। आप जब शामिल हुए थे आपकी ट्रेनिंग किस तरह हुई थी, इस बारे में बताइए। उस समय कोई ट्रेनिंग नहीं था, हम खाली एक संगठन निर्माण करना था। हाँ। तो उस समय ना हथियार नहीं थे और ना कुछ ट्रेनिंग नहीं थे, शिक्षा भी इतना नहीं था। ये लोगों में वास्तव में उस समय नक्सलाइट को कोई जानते थे भी नहीं, जनता भी नहीं जानते थे। अच्छा। कि ये लोग जंगल से आते थे तो लोग खुद ही डरते थे कि ये क्या है, कभी जीवन में देखे भी नहीं है ना नक्सलाइट है बोल के कौन है। आज हम देश दुनिया में सब जानते हैं। आज उस समय पीरियड हम स्वयं जाके बताना पड़ता है कि हम नक्सली थे, हम फलाना का आप लोग सेवा के लिए आए थे, फलाना लंबा चौड़ा सफ़र बताना पड़ता था। उस समय कुछ लोग मेरे जैसे लोग विश्वास किए थे, कुछ लोग नहीं करते थे। वो धीरे 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 उनका विश्वास बढ़ाया था। आप क्यों जुड़े इससे? जुड़ने के लिए मेरा कोई माने गरीबी, हाँ। बेरोजगारी है इस स्थिति में। उस समय अभी जो जितना खाना मिल रहा है ना, उस समय खाना वगैरह नहीं मिलता था। खेती भी इतना डेवलपमेंट नहीं था, कपड़ा भी सही ढंग से नहीं था। उस समय लंगोटी पहनते थे लोग ज़्यादा। उस समय सिचुएशन अलग था। 87 का बोलने से आपको एक बार इतिहास देखे को समझ में आता कि उस समय माने कैसे थे लोग। उस समय पैसा को भी मैं देखा हूँ, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा था, ये मैं मेरा जीवन में देखा हूँ। अभी वो देखने से मिलता भी नहीं है उस समय पीरियड का। किन बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई थी या फिर उनके अंडर आपकी ट्रेनिंग या फिर कुछ हुआ था? मुलाकात बोलने से उन लोग आते थे, उन लोग शहरों में रहते थे। कि हमारे पास वो वर्तमान में कमांडर था, गोपन्ना था, बासागुड़ा दलम कमांडर था। अच्छा। कोटा दलम का रामाना था। इन लोग टोटल में असली 4 दलम थे। मैंने मध्य प्रदेश के पीरियड में टोटल 4 दलम थे। पहला दलम कुटरू, मद्देड़, बासागुड़ा, कोंटा, ये 4 दलम थे। 4 दलम में भी इन लोग कहाँ 5 थे, कहाँ 3 थे, कहीं 4 थे। क्योंकि ये सब आंध्रा वाले थे वास्तव में। अच्छा। कोई यहाँ का लोकल वाले कोई नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में थे उन लोग। खाली यही बोलते थे कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, आपका लिए सेवा करने आए थे। उन लोग को एक बहुत बड़ा इतिहास उनको अपने मन से बोलने लगते थे। अब उसमें आप लोग भी शामिल होना पड़ेगा, हमारा जैसा 3-4 जन लड़ने से नहीं होता है। ये सब आप लोग भी आना पड़ेगा, घर घर से एक जना लेडीज हो जेंट्स भी आना है, इस टाइप का प्रसार करते थे। लेकिन उस समय लोगों को विश्वास इतना नहीं जीत पाया था उन लोग। खाली संगठन निर्माण किया था। उस समय दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर बोल के एक संगठन बनाया था। अच्छा। वो संगठन द्वारा से धीरे 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 परिचय होने लग गया। परिचय के साथ साथ फिर खाली परिचय नहीं है, इनको अपन कुछ माने मूलभूत सुविधा पर संघर्ष करना है। मैंने लड़ाई का एक तरीका सिखाया था। पहले संघ बनाया, संघ से क्या काम कराना हमको, संघ से काम कराना है तो फिर उनको विश्वास भी देना है। आर्थिक मुद्दों पर मैंने उस समय हमारे ठेकेदार लोग रोजी सही ढंग से नहीं देते थे, तेंदुपत्ता का रेट सही नहीं देते थे, ठेकेदार इस टाइप का फॉरेस्ट वालों को अत्याचार होते थे उस समय। तो उसी में संघर्ष में इन लोग शामिल किए थे। ऐसे करते 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 लोग एक दूसरा गांव से मिलने का जुलने का ऐसे के विश्वास। पहले एक दूसरा गांव से पता भी नहीं था कौन का है, कि मेहमान आए थे, मेहमान का दृष्टि से लोग जानते थे। ये संघ जब बनाया था ना, एक दूसरा गांव से एक दूसरे से मिलन हो गया था, परिचय हो गया, एक संघ का ताकत टाइप का दिखने लगा था। ऐसे होने के बाद पहले हमारा संगठन ये था तेंदुपत्ता लड़ाई। तेंदुपत्ता लड़ाई पहला शुरुआत किए थे। इसमें उनको तेंदुपत्ता ठेकेदार से बात करना, उनको रोजी बढ़ाना, उनको लोगों के सामने बिठाना, उनको सज़ा दिलाना। ये एक संगठन बहुत मजबूत से लोगों को विश्वास देता। ये पहला संगठन। उसके बाद फिर हम लोग को आया था फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट वालों जंगल पर अत्याचार चला रहा था, लोगों को गांव में घर बनाने नहीं देते थे, जंगल में जानवर को चराने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति। आप कभी गणपति से मिले? हाँ मिले थे।
कब? गणपति हम लोग आते थे, वो ऐसे उनका भी एक सिस्टम है। हाँ। साल में एक एक केंद्र कमेटी का एक एक डिवीजन दिया जाता है। दक्षिण बस्तर में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में कौन रहेगा, ऐसी रहता है उनको। माने केंद्र कमेटी वाला बैठक होता है, बैठक होने के बाद उनको निर्णय होता है। एक जगह बैठे नहीं रहना ना, उनको रह भी क्या करना है, उनको फील्ड वर्क भी देखना चाहिए। माने कैडर कैसा काम कर रहा है, लोगों को किस टाइप का संगठित कर रहा है, ये सब उनको भी जानना जरूरी है ना। खाली कमा में बैठे रहने से टिकने नहीं होता है, इसीलिए आते थे हम लोग। केंद्र कमेटी वाले टोटल मैं ही जानता सबको। अच्छा, आप सरेंडर करने के पीछे क्या कारण है आपका? कारण मेरा ये है, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ फर्स्ट। अच्छा। मैं पार्टी में जाके 5वीं पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे पहले पार्टी नंबर से मैं पार्टी नंबर बनाऊँ, उसके बाद एरिया कमेटी नंबर बनाऊँ, उसके बाद डिप्टी कमांडर बनाऊँ, उसके बाद कमांडर बना। इतना पोस्ट तक आया था। नेक्स्ट मेरा पोस्ट लगभग डीवीसी बनना था कि मैं समझ गया कि मेरा इतना शिक्षित नहीं होने के कारण मैं इतने लोग को संभालना मुश्किल। मैंने नीचे कैडर तक समझाने के लिए मेरे पास कैपेसिटी, मैंने लोगों को संगठित करने में, पार्टी में शामिल करने में ये कर सकता। डीवीसी होने के बाद क्या होता है कि बड़े अब देश विदेश के बारे में बात करना पड़ता है, उस समय वो ये सब नहीं होता है। अब देश विदेश के लिए जाना है तो शिक्षित होना जरूरी है। तो मैं सोचा ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये मेरा एक कारण था। तो मैं इसलिए सोचा कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा। तो अक्सर ये खबरें आती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में स्कूल बंद किए जाते थे, बच्चों को पढ़ाई नहीं किए जाने देते थे, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसी कुछ नहीं है। देखिए इसमें दो पक्ष का बात है कि एक विरोध करता है, एक अपना आता है। स्कूल को कभी विरोध नहीं करते थे नक्सली, लेकिन नक्सली के कहने का ये मतलब था, स्कूल जो सरकार बच्चे के लिए बनाया था उस जगह में पुलिस विभाग वाले नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। वहाँ रुकने से बच्चे लोग को दिक्कत हो जाती है, पहला बात। और एक टन के नक्सलर का एक टारगेट था, पुलिस के ऊपर हमला करना है। हमला करना है तो बच्चे लोग रहे तो बच्चे लोग मर जाएंगे, तो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। उनका एक सोच था कि इसलिए उन लोग कहीं बाहर ही रहे कि हम अटैक कर सके, उन लोग ऊपर हथियार छीन सकते। बच्चे लोग को हार्ड में, इन लोग अपना जान बच के जाते हैं, तो इसलिए क्या करना, वहाँ रुक निकले, खत्म ही करो। ये एक टन निर्णय लिया था, लेकिन वो भी थोड़ा गलत था मेरा नज़र में, कि ऐसी नहीं करना था। उस हिसाब से उस स्कूल को बंद किया। मैंने उस बच्चे लोग के लिए बनाया वाला सरकार उपयोग नहीं करना, मैंने पुलिस वाला उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने जब नक्सली थे तो कई लोगों को आपने मारा होगा, तो कभी पछतावा हुआ उस चीज़ का? मारने का भी हम ऐसे सिस्टम होता है मैडम, ऐसे मारने बोलने से सबको मारना नहीं है ना। देख उसमें एक पार्टी का सिद्धांत है, सब मारने के एक आतंकवादी बनते हैं ना, तो आतंकवादी शब्द अलग, नक्सली शब्द अलग है। तो ऐसे एक भय वातावरण करेंगे तो संगठन में कोई शामिल नहीं होंगे। यदि होंगे भी, यदि वो ज़्यादा देर पार्टी में शामिल नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, वो डर के वजह कोई जाता है ना, कितना दिन रहेगा बता। वो इच्छा शक्ति होना चाहिए, लड़ने के लिए शक्ति रखना चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए, तब होता है। तो ऐसी कई लोग मुखबिरी के नाम से उस समय होता था, कम आता, बहुत कम होता था। लेकिन उस समय ये सब अपना नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं थे, कहीं मुखबिर भी रहते तो चल के जाना पड़ता थाना में, 2-3 किलोमीटर जाके बताना पड़ता, तब वो लोग तैयार आके आते हम लोग तब तक निकल जाते थे। ऐसे एका दुक्का होते थे, इतना कोई कुछ नहीं था। लेकिन जो भी होता था ग्रामीण में, जो उन बीच में जो समस्या होता था उनको समझा देते। कई मासूमों की भी जान जाती थी, वो बाद में, ये 2005 में आपको सिचुएशन पूरा चेंज हो गया। आप वो सिचुएशन में आए तो मैं भी खुद नहीं समझ पाऊंगा, तो पूरा कौन किसको मारा, कौन क्या किया, अभी प्रूफ कौन बोलेगा। देखिए सब अपना पक्ष अपना राय लेंगे ना, लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं था। अभी गवर्नमेंट बोलेगी नहीं पुलिस लोग ने किया, नक्सली बोलते नहीं पुलिस किया था, लेकिन वहाँ वास्तविक स्थिति हमको समझ में नहीं आ पाया। जिस समय आप नक्सली थे उस समय आपके परिवार आपके साथ था या फिर? परिवार था, साथ ही था। परिवार मैंने, मेरा मम्मी पापा बचपन से नहीं मेरे को। अच्छा। भाई लोग थे, बहन लोग थे, अभी भी है परिवार में। तो अभी ये कहा जा रहा है कि नक्सलिज्म जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, उसका खात्मा हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? खत्म हो बोल कर देख, सरकार तो बोल रही है, लेकिन मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, आज भी बोलते देख, नक्सली का जिस मकसद पर यदि पार्टी हो जन्म हुआ कि गरीब अमीर के बीच में संघर्ष है, तो ये गरीब अमीर के बीच में भेदभाव यदि टूट जाए, समानता आ जाए, ये लड़ाई करने की कोई ज़रूरत है। पर भारत में नहीं, विश्व में भी कोई ज़रूरत नहीं। ये चीज़ अभी भी है, गरीब और अमीर के बीच में अभी भी बहुत दूरी है, नीच ऊंच का समस्या अभी भी है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार बोलता है, भ्रष्टाचारी जो बोलता है वो खुद ही भ्रष्टाचारी के ऊपर जाता है। ऐसी सिचुएशन में अपन क्या मान सकते हैं कि अभी खत्म हो गए, वो मान लेते हैं एक जगह के, लेकिन समस्या अभी भी उत्पन्न हो रही है ना, इससे फिर जन्म होता है।
लेकिन भले नक्सली के नाम से हो जाए, फिर दूसरा नाम से हो जाएगा, लेकिन होगा। ये माओ लेनिन लोग बोला वाला विचारधारा है, ये विचारधारा का सिद्धांत है ना। अब उन लोग जो हम उस विचारधारा के व्यक्ति है तो हम उसी विचारधारा के सोचते हैं ना। हम लोग ये विचारधारा बोला ना, गरीब अमीर का बीच में भेदभाव है, नीच ऊंच है, वो रहते तक संघर्ष कहीं ना कहीं रहेगा। मतलब कभी ना कभी भविष्य में कोई ना कोई संभावनाएं हैं कि ये फिर से उठ सकता है। उठ सकता है। आज हमको देश में देखने से भी ऐसी वातावरण है वास्तव में। क्या लगता है आपको, देश में से कौन सी वातावरण है जिसको देख के आप कह सकते हैं? आज का हमारा सिचुएशन देख रहे हैं ना। देख, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार बोलते हैं, भ्रष्टाचारी आदमी को नेता बन के चलाता है, जो उसको वो इंजाम लगाया था, वो व्यक्ति जनता से दूर ही रखना है। तब ये भ्रष्टाचारी, इसको कल से दिन को वोट में खड़े नहीं करना, उसको अधिकार नहीं है। जो वही व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, फिर पार्टी में खड़े होता है, वो हमको फिर वही नेता बन के चलाएगा, तो फिर भ्रष्टाचार को कौन खत्म करेगा? होता है हम जो कुछ निर्दोषी हैं हम बोलेंगे तो फिर हमको देशद्रोही बोल देते हैं, नहीं तो ये है बोला टिकाना नाम बताते हैं। ये नहीं है ना समस्या है। माओ और लेनिन बोले हुए सिद्धांत का अनुसार मेरे हिसाब से भले नक्सली खत्म हो बोल के सरकार बोले, कोई भी बोले, लेकिन वो विचारधारा हमको उस दिशा में बताया ना, वो है, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ वो। भले इतना साल नक्सली भी लड़े थे, वो खत्म करने के लिए जो सोच के किया तो वो कर नहीं पाया, वो लोग भी बीच में हार गए। उनका भी कहीं गलती है, लापरवाही था, उसको सही ढंग से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया होगा, अच्छे से अपन उसको समझ नहीं पाया होगा। अभी के वर्तमान स्थिति को हम कैसे उसको वो करना है समझ नहीं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वगैरह आने के बाद आदमी के अचानक ना उसको समझने में, उसको हम इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो वैसे गवर्नमेंट भी को समय नहीं दिया ना। आदमी जब मुसीबत में है उसको के श्वास लेने के लिए भी थोड़ा पानी पिलाएगा तब तो बात करेगा। ऐसी सिचुएशन आया था बीच में, नक्सलियों को खत्म करना है, मैंने खत्म करना है, उनके साथ ना चर्चा नहीं करना है, उनको जब घायल व्यक्ति को भी अस्पताल में लाना नहीं, मारना हो गया, खत्म हो गया। लेकिन समाज से आज देख हमको सुनाई देता मोबाइल कॉकरोच जनता पार्टी, उनका आज देख पूरा अपना देश में कितना बड़ा नाम आ रहा है, ऐसे लोग बन जाएंगे। तो उसको लेके क्या कहेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? वो सपोर्ट देंगे, सही तो बता रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार उन लोग भी यही बोले ना, भ्रष्टाचार बंद करो। अब चुनाव आयोग जैसे लोग देख पक्षपात ले रहा है, ये तो गलत है। तो पार्टी में शामिल होकर फिर दूसरा पार्टी में जाए तो उनको तो सीधा वो दिया भी नहीं है। ऐसे लोग को चुनाव बंद कर दो पूरा, दल बदल काम नहीं करना है ना। आप जनता को जो सेवा करना था कर ही नहीं पाए ना। आपको यहाँ अच्छा लगे तो आप दोनों पक्ष आप ही चला रहे हैं ना, हमारा असली मुद्दा कहाँ है? आपको लगता है पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है किसी तरह से? विकास होता तो समस्या नहीं होती ना। मैं तो ऐसे नहीं सोचता, विकास यदि होता है समस्या खत्म हो जाता है ना। विकास हुआ, लेकिन बोलने के लिए सुन रहे हैं हम लोग, सुने को बहुत अच्छा है, विकास तो हुआ, कुछ हुआ, ऐसे नहीं कि कुछ हुआ, लेकिन वो किसके लिए हुआ? गरीब के लिए हुआ कि अमीर के लिए हुआ? इसको देखना पड़ेगा ना। यदि गरीब के लिए हुआ वो ही रहता तो ये समस्या आती नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं कि अभी हमारा देश देख रहा है? समस्या ये बस माओ कम्युनिस्ट लोग बोलते ना समानता। समानता का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को बात करने अधिकार होना चाहिए, खाने के लिए, जीने के लिए, हर चीज़ को अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार छीना जा रहा है, ये अधिकार रहना चाहिए। अधिकार का मतलब ऐसी नहीं कि ये उसको भी एक एज के हिसाब से, पद के हिसाब से रहता है, मान्यता, उसको मान्यता दिया जाता है और समानता अपना जगह रहता है। समानता मान्यता का अलग रहता है। अपने लोग बोलते हुए बड़े हैं तो बड़े नहीं है ना, वो भी किस कुर्सी से ऊपर बढ़ा था, वो चीज़ को देख के चलना है ना। मैं भी ये इसका मैं ऐसी था। आज यहाँ आने के लिए कारण क्या? आपका सपोर्ट होने का। आज नेता लोग भी क्या चाहते हैं, बनने के बाद नेता बनता, लेकिन मैं नेता मैंने जनता का थ्रू उनका बलबूते पर आज मेरे को एक कुर्सी हासिल किया हूँ, तो मैं क्या करना है, कुर्सी में बैठ के जोन के लिए मैं क्या करना है? एक बल्ब का उजाला होना, देखो अंधेला से फायदा होके उजाला में आया तो वो लोगों को रोशनी देना है। ये दे, मैं यहाँ बैठा हूँ तू भी ऐसे आ जा, ये सिस्टम है, ये नहीं दे पा रही, ये नहीं देने के लिए समस्या। बस्तर का विकास नहीं होने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बस्तर का विकास होना है। बस्तर के मैं विकास नहीं बोलता, मैं कम्युनिस्ट पार्टी विचार करता हूँ विकास सबके लिए होना है, एक बस्तर नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि माओवाद रहने के कारण बस्तर, छत्तीसगढ़ आसपास के एरिया में माओवाद के कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया। वो तो बोल रहे ना, विकास कहाँ, कौन मना कर दिया होता है? साला आज यहाँ तो नक्सली है ना, विकास को रोक दिया, मान लेते हैं बात,
दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरा स्टेट में तो विकास नहीं हो रहा है ना, वहाँ तो कर लेना आपको। कम्युनिस्ट लोग भी ये बोलते हैं ठीक है, आज यहाँ आपको नदी नाला पर्वत है, इनमें नज़र रख के विकास का नाम ले रहे हैं। जहाँ नक्सली है ही नहीं, वो कुछ को नामो निशान रहे नहीं, वहाँ विकास क्यों नहीं किया, वहाँ करे रहते, आपको कौन मना करता है? तो वहाँ नहीं कर रहा, इधर रख रहा क्यों? ये है उनका सोच है ना। आज भी जंगल में देख, जंगल पूरा कटाई हो रहा है। देख एक समय सरकार ही खुद बोलते थे ना, सरकार का एक स्लोगन था हम पढ़ते समय भी, जब तक कि जंगल आए तो पानी गिरेगा, प्रकृति रहेगा। आज जंगल ही खत्म हो रही है, तो इसको दोष कौन है? सरकार ही है ना। प्रकृति को बचाना है ना, प्रकृति हमारी संपत्ति है। आज विकास के नाम से प्रकृति खत्म हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? तो इसी हम दो चीज को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पानी को बचाना है। ये हम जल है जीवन बोलते नहीं, ये दो चीज नहीं है तो आप कितने बड़े मंजिल बनाओ, कितना विकास बना से मेरे नजर में कुछ नहीं होता। ये दो चीज को बचाना है। इंसान को दो पैर है ना, दो पैर रहने से चलता है दुनिया में, ये दो चीज को रखना है, जंगल को बचाना है, पानी को बचाना है। ये दो चीज यदि नहीं बचाएंगे, इसमें कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, वो अपन ये संसार में कोई नहीं जी पाएंगे। ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे, पानी के लिए तरसेंगे, दूध के लिए मरेंगे। तो अपन इंसान ही नहीं, जानवर से लेकर सब खत्म। ये हमारा मूलभूत सुविधा, एक सोना का बराबर समय, इसको बच के चलना। तो आप अब ये कह सकते हैं कि माओवाद को खत्म करने के पीछे कारण ये है कि प्रकृति को जो है वो बेचा जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं? इसीलिए तो समय नक्सली ना, पूंजीपति को भगाओ, जंगल को बचाओ, एक नारा काम होता है। जंगल को बचाना है तो पूंजीपति को भगाओ, वो विकास का नाम से आके विनाश करके जाएगा। प्रकृति को बचाना है, प्रकृति हमारा जल जमीन जंगल सब कुछ हमारे, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ऐसी नहीं कि एक व्यक्ति के लिए नहीं सोचने से। प्रकृति से मतलब यह है, पक्षी से लेकर जीव जंतु से लेकर पूरा के लिए इसको बचाना। सरेंडर करने के बाद सरकार की तरफ से किसी तरह का मदद आपको मिला? उस समय मैंने क्या था मैडम, पुनर्वास नीति नहीं था पहली बार। अच्छा। मध्य प्रदेश था, पुनर्वास नीति नहीं था। हम लोग न्यूज में सुनते थे, उस समय रेडियो चलता था, सुनते थे कि सरकार आह्वान करती थी कि या नक्सली आएंगे तो मुख्य धारा में ये देंगे वो देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसे तो नहीं लगा मेरे को। उसके बाद भी मैं आके संघर्ष किया 8 साल, अपना बच्चा लोग थे, बहुत साथ दिया हम लोग। तो आज वो भी जबरदस्ती, मैंने सरकार अपना फ्री से नहीं दिया कि मेरा मेरा कोटा का अनुसार मेरे को नहीं दिया। तो मैं संघर्ष किया 8 साल, पार्टी छोड़ के आने के बाद 8 साल संघर्ष किया, जेल जा चुका हूँ, सब कुछ किया हूँ। तो तब मेरे को मकान मिला, नगर निगम में नौकरी लगा, जी रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि सरकार अपने मन से दिया, वो नहीं सोचता। मेरा संघर्ष का फल है। अब उसमें मीडिया उस समय मेरा बहुत साथ दिया, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरा संघर्ष में मैं अकेला नहीं मान सकता, मीडिया का भी बहुत योगदान था। उस समय IG साहब था, विवेकानंद सिन्हा था, अच्छे साहब लोग थे, उनका भी बहुत योगदान था। मैंने मेरे को समझ गया उन लोग, मैं तो ये सोचता कि मेरे को समझ के इसको कुछ न कुछ करके करना है। मेरे को कभी मैं भी अपना आकलन करके देखता हूँ कि सरकार की सोच होगा, ये आदमी को कैसी करके अपन रखना है, आने वाले समय में हमको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप का सोचे। तो लेकिन उन लोग नहीं बोले, मैं अपना उसी का परिणाम होगा। आज कई लोग सलाम भी हो रहा है, लेकिन उनको क्या मिला क्या नहीं मिला मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को जो मिला है। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए वंशी इंडिया। थैंक यू।